हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम 4 से 5 महीने के अंदर आपका हो जाएगा। लगभग 5 महीने उसमें लगेंगे, ठीक है। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में मैं फ़ेल भी हुआ हूँ। तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम को पास किया जाता है, या अगर फ़ेल होते हैं तो फिर कहाँ हमारी कमी होती है जहाँ हम फ़ेल हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक जो एक्सपीरियंस बनता है ना, उस एक्सपीरियंस को आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपका री एग्ज़ाम है, और अगर आपकी जगह मैं इस जगह पर होता तो मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करता। क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिली थी। जैसे ये शांति व्यवस्था, पुलिस से संबंधित चीज़ें मिली थी। इनसे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और इस चीज़ को देखते हुए मुझे अब मैं बिल्कुल सतर्क हो जाता, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब मुझे पता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम बन सकता है यूपी पुलिस में। इस तरीके के क्वेश्चन भी उसमें बढ़ाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होता तो फिर मैं सबसे पहले क्या करता, देखिए, ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं होता तो जितनी भी मेरी सोशल मीडिया हैं, ठीक है, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे ट्विटर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम एक बार घुस गए तो फिर आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है हमें खुद ही नहीं पता है, ठीक है। वो बहुत बड़ी टाइम वेस्टिंग है और बहुत बड़ा अड़चन है आपके तैयारी में। ये चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटे बाद आपको लगा चलो थोड़ी देर रील्स देख लेता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। आपने रील्स देखना स्टार्ट किया और कब आपके 15-20 मिनट, आधा घंटा निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप इसके इतने ज़्यादा एडिक्ट हैं कि आपको इसे छोड़ते हुए भी जोर पड़ेगा कि यार अब रील कैसे बंद करूं। तो इस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, ये सारी सोशल मीडिया अपनी डिलीट कर दो। ये देखनी नहीं है, ये फ़ोन में रखनी ही नहीं है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। क्योंकि आपका बहुत बड़ा, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है फेसबुक, और इनके अलावा आप उसको बिज़नेस को कर नहीं सकते हैं। तो ये दुनिया से अगर आप कट भी जाते हैं 5-6 महीने, तो कट जाओ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपनी सोशल मीडिया को सबको ख़त्म करता, ठीक है, अपने फ़ोन से। यूट्यूब यूट्यूब में केवल वो चीज़ें देखता जो मेरे काम की हैं, फालतू की चीज़ें नहीं। यूट्यूब में रील्स होती हैं और बहुत सारी कॉमेडी वीडियोस, कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल ख़त्म कर दो ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ में क्या करता, जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जिसे शॉर्ट पेपर्स भी बोलते हैं, उनको मैं शॉर्ट पेपर्स 2024 के भी, 2024 से पहले भी जितने भी शॉर्ट पेपर्स हैं सबका मैं एनालिसिस करता, देखता कि आखिरकार बोर्ड की मंशा क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन वो देना चाहता है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है बोर्ड, ठीक है। जो पेपर दे रहा है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो मैं उस चीज़ को देखता, मैं एनालिसिस करता 2024 को ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो क्या देखता है। उसमें आपको, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड हमसे चाहता है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो बहुत फास्ट होना चाहिए। दूसरा, राइट, बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग हमारा होना चाहिए। तीसरी बात, हमें पुलिस से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। चौथी बात, हमें शांति व्यवस्था से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ को एनालिसिस करने के बाद में इसमें और डीप में घुसता, इसके सारे क्वेश्चन सोल्व करता, और जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलते तो उसकी प्रैक्टिस में करता। इस चीज़ को भी मैं इंश्योर करता कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2024 में इस तरीके के, वो सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व करता बहुत अच्छे तरीके से, उसको समझता और पता करता कि बोर्ड की मंशा क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की गाइड की। इसमें 17 और 18 को जो एग्ज़ाम हुए थे, जो कैंसिल हो गए थे, उनका भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। चारों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट को अच्छे से बताया गया है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, जीएस मैथ हो, या फिर रीजनिंग हो, या मानसिक अभिरुचि, तार्किक क्षमता वाले प्रश्न हो। इसमें 12 सॉल्व पेपर्स और 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 15 प्रैक्टिस सेट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की ये बुक है। ये देखिए, 18 की फर्स्ट शिफ्ट का आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको, और इसमें 12 सॉल्व पेपर्स और 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। आप इसको पढ़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों, आप स्टडी गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसमें 17-18 तारीख के प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और शॉर्ट पेपर्स दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट भी आप लगा करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। तो सारे शॉर्ट पेपर्स में प्रैक्टिस करता। मैं बात आ जाता हूँ मैथ्स पर।
मैथ्स को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था जो पिछली बार पेपर हुआ है 2024 में, लेकिन इस बार मैथ्स को पढ़ने के लिए उसमें से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे मैथ्स के, क्योंकि वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार आपके पास पर्याप्त समय है, तो मैथ का मैं कोशिश करता कि अगर कोई छोटा चैप्टर है तो वो 1 दिन में ख़त्म कर दूँ, अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको मैं 2 दिन लगा दूँ, चाहे उसके लिए मुझे डेली 2 घंटे ही मैथ को क्यों ना देना पड़े। ठीक है, अगर बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन में ख़त्म, और छोटा चैप्टर तो 1 दिन में ख़त्म, मैं उसको कर दूँ, उसका रिवीजन कर दूँ। अब आप ये कहेंगे 5 महीने हैं तो इस तरीके से तो ये 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, ये 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी मैथ की। उसके बाद फिर से वही बुक का फिर से दोबारा रिवीजन स्टार्ट कर देना है और फिर से इसी तरीके से अपनी मैथ की प्रैक्टिस करनी है। मैथ को तो छोड़ना ही नहीं है। मैथ और रीजनिंग की केवल और केवल प्रैक्टिस तो डेली अनिवार्य है। अगर आपने वो छोड़ दी ना बीच में तो फिर आपका मैथ धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि लास्ट के 2 महीने में मैथ कर लूँगा, मेरी मैथ बहुत अच्छी है, लास्ट के 2 महीने में कर लूँगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समय की कमी होती है और समय को सेव करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपका क्वेश्चन ना माइंड में सोल्व हो जाता है और आप सीधा ऑप्शन लगाते हैं। आपको पेन और कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पेन और कॉपी की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको। तो मैथ और रीजनिंग की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि आपको पेन की ज़रूरत ही ना पड़े, बस आपने माइंड में सोल्व किया और टिक कर दिया। इस तरीके से आपका समय भी बचेगा उसमें। ठीक है, चौथे पे आ जाते हैं जीएस। देखिए जीएस में अभी आपने देखा भी है, जीएस का बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं रहा है। इसमें जैसे मैथ, हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। इसमें आप करंट अफेयर्स जितना भी आपने जीएस पढ़ रखा है साइंस को मिला करके, साइंस का इसमें अच्छा था, साइंस के क्वेश्चन इसमें अच्छे थे, तो जितना भी आपने जीएस पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है आपको। और रिवीजन किस तरीके से करना है ये भी मैं बता दूं। अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं और जीएस में सपोज करो आपने साइंस पढ़ा, तो साइंस का जो भी चैप्टर आपने पढ़ा तो उस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू आपको मिले, चाहे यूट्यूब से मिले, चाहे गूगल से मिले, चाहे कहीं से भी मिले, आप उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ के उसको सोल्व करेंगे। इसी तरीके से जीएस में जो भी आप पढ़ें, जो भी आप रिवीजन करें, उसके एमसीक्यू जरूर लगाएं। यूट्यूब से ढूंढ के लगाएं, गूगल से ढूंढ के लगाएं, प्रैक्टिस सेट से लगाएं, जहां से भी मिले उसको ढूंढ के लगाएं। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ पढ़ने के बाद भी प्रैक्टिस सेट में, तो समझ जाना कि आपको वो क्वेश्चन परेशान कर सकता है, इसलिए उस क्वेश्चन को लिख लें कहीं अलग, ताकि बाद में रिवीजन में फिर से वो काम आए। ठीक है, जीएस की मैं इस तरीके से अपना रिवीजन करता। 5वां आ जाते हैं हिंदी। हिंदी भाई, हिंदी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। तो हिंदी के लिए मैं डेली कम से कम 1 घंटा मैं देता, क्योंकि 5 महीने हैं तो इनफ है मेरे लिए। 1 घंटा देता, एक चैप्टर में डेली पढ़ता, या अगर बड़ा चैप्टर होता 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ता और उसके एमसीक्यू लगाता उसी दिन। और जो एमसीक्यू मुझसे नहीं हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जैसे अनेकार्थ शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, इन शब्दों का मैं डेली रिवीजन करता। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन पढ़े और फिर उसके बाद मैंने नहीं पढ़े, तो इनका मैं डेली रिवीजन करता। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और इस तरीके के जो होते हैं उनका मैं डेली करता, ताकि ये मेरे माइंड में बने रहें, मैं इनको भूलूँ ना। ठीक है, और इसके एमसीक्यू लगाता, एक चैप्टर पढ़ के उसके एमसीक्यू लगाता। मैं हिंदी की प्रैक्टिस इस तरीके से करता। जिस तरीके से मैंने मैथ की प्रैक्टिस की उसी तरीके से मैं रिवीजन करता रीजनिंग का। रीजनिंग का मैं उसी तरीके से रिवीजन करता जिस तरीके से मैंने मैथ का रिवीजन किया है। इसी तरीके से मैं मैथ के लिए 2 घंटे दे रहा हूँ, मैं रीजनिंग के लिए 1 घंटा दे सकता हूँ या 2 घंटे दे सकता हूँ, जिस भी तरीके से आप देना चाहें। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए इसके आगे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं ये पॉइंट, तो नोट कर लीजिएगा दोस्त। साथ में क्या होता है कि मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। आप अगर डेली 8 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी आप इसमें ये सारा चीज़ कर लेंगे। 8 घंटे से 9 घंटे तक में अगर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ आप कवर कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट में डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाता, या फिर अगर डेली नहीं लगा सकते हैं तो हफ्ते में 3 प्रैक्टिस सेट तो आप ज़रूर लगाएं। एक दिन छोड़कर एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट में ये करना है आपको, या अगर मैं होता तो मैं क्या करता, 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाता। और प्रैक्टिस सेट इस तरीके से लगाता कि मैं ये समझता कि मैं एग्ज़ाम में ही बैठा हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि
मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ केवल, मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और इस एग्ज़ाम में मुझे इतनी नंबर लेकर आने हैं, मैं इस माइंड सेट से प्रैक्टिस सेट लगाता। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होते वो क्वेश्चन को मैं लिखता और मैं समझ जाता कि ये क्वेश्चन मुझे परेशान कर सकता है आने वाले समय में, तो उनको लिख लेता और उनका फिर बार बार रिवीजन करता। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। ठीक है, 8वां पॉइंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं जितने भी मैंने करंट अफेयर्स अभी तक पढ़े थे उनका मैं रिवीजन तो मैं करता ही। करंट अफेयर्स के लिए आप अगर डेली 1 घंटा भी दे दें, डेली 1 घंटा, तो ये मोर देन इनफ है, ये बहुत है 1 घंटा। आप जितने भी आपने करंट अफेयर्स किया उसका रिवीजन करना है और डेली जो भी आपके करंट अफेयर्स आ रहे हैं यूट्यूब से, कोई भी वीडियोस से आप डेली के करंट अफेयर्स लिख सकते हैं एक कॉपी पर और उनका रिवीजन कर सकते हैं पर डे। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर्स डेली के डेली रिवीजन भी होगा और आप डेली का जो करंट अफेयर्स है उसको लिख के उसका रिवीजन भी कर रहे, तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है, और सबसे बड़ी जो बात है, एक बात सबसे बड़ी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी बात एक ये है कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। लाइब्रेरी, देखिए दोनों में क्या अंतर होता है, अगर आप घर में बैठकर पढ़ते हैं या फिर लाइब्रेरी पढ़ते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, आपके लिए वो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर किसी को घर में ही लाइब्रेरी जैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है या फिर कोई लाइब्रेरी बहुत दूर है किसी के, वो नहीं जा सकता है, तो वो कहीं किसी एकांत में जा कर के बैठकर पढ़ ले। ठीक है, लाइब्रेरी का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको एकांत मिलता है, वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं जो आपके ही जैसे लोग पढ़ते रहते हैं, तो उनको देख के हमें खुद से मोटिवेशन आता है और हम अंदर से ये लगता है कि मुझे भी इस तरीके से पढ़ना चाहिए, 8 से 9 घंटे मुझे पढ़ना चाहिए, अगर वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 9 घंटे पढ़ूंगा, इस तरीके का मोटिवेशन आता है लाइब्रेरी में। लेकिन अगर लाइब्रेरी आपके घर से बहुत दूर है या फिर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप एक शांत और एकांत वातावरण में बैठ करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और सोचिएगा जब आप पढ़ें कि मुझे सभी लोगों से आगे निकलना है, जो लाइब्रेरी में बैठे हैं ना उन लोगों से मुझे आगे निकलना है और मैं बता सकता हूं कि बिना संसाधन के भी एग्जाम में पास होया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें और अगर नहीं कर सकते तो कोई एकांत स्थान देख लें, वहाँ बैठ करके पढ़ लें। तो कुल मिलाकर के ये 9 पॉइंट हैं, अगर आपने ये 9 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आपका एग्ज़ाम निश्चित ही निकलेगा, निश्चित ही निकलेगा। बस आप अपनी कंपेयर किसी दूसरे से तुलना इसलिए ना करें कि मैं कमज़ोर हूँ या मेरे पास संसाधन नहीं है या मेरे पास तो लाइब्रेरी जाने का समय ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो ये बुक नहीं है, मेरे पास वो बुक नहीं है। आज के समय में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और इसको फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।